2013 के बाद से ही तरुण तेजपाल की बड़ी चर्चित पत्रकारिता खत्म हो गई थी, क्योंकि उस घटना के प्रचार के बाद पत्रकारिता में उनकी कोई जगह नहीं रह गई थी। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का आज का संपादकीय पढ़कर सुनाने आई हूं। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो आज का संपादकीय सुनिए, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। 2 दिन पहले एक अदालत ने भाजपा के एक बहुत ताकतवर सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके बृजभूषण शरण सिंह को पहलवान खिलाड़ी लड़कियों के यौन शोषण के मामले में बरी कर दिया। बीते कुछ बरस रिपोर्ट लिखवाने के लिए इन लड़कियों को दिल्ली की सार्वजनिक जगहों पर आंदोलन करना पड़ा था और कई तरह की अप्रिय घटनाओं के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट की दखल से रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब इस मामले में इस नेता की रिहाई के बाद शिकायतकर्ता लड़कियों ने कहा है कि वे ऊपरी अदालत में जा रही हैं। मामले की जानकार बहुत से लोगों का कहना है कि इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ भारत की अदालत में कुछ साबित कर पाना आसान नहीं रहता है। इस मामले में भी कोई एक गवाह लड़की अपने बयान से पलट गई थी। फिलहाल इस फैसले पर कुछ ना कहते हुए हम मुंबई हाई कोर्ट चलते हैं, जहां उसकी गोवा बेंच ने कई बरस पहले के एक बड़े चर्चित मामले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है और अपनी मातहत कर्मचारी की यौन उत्पीड़न में तहलका नाम की एक चर्चित पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल को गुनहगार करार दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि 2013 के इस मामले में 2021 में गोवा सत्र न्यायालय का फैसला सही नहीं था। 2013 के बाद से ही तरुण तेजपाल की बड़ी चर्चित पत्रकारिता खत्म हो गई थी, क्योंकि उस घटना के प्रचार के बाद पत्रकारिता में उनकी कोई जगह नहीं रह गई थी। 5 बरस पहले वे इस आरोप से निचली अदालत में बरी हो गए थे, लेकिन अब फिर अभी से पौन घंटे बाद उनकी सजा की अवधि की घोषणा होगी। ये दोनों लोग बहुत चर्चित थे और इनके चेहरे सब लोग जानते थे, लेकिन छोटे बड़े हर किस्म के जुर्म में गिरफ्तार हो जाने वाले बहुत सारे आम लोग ऐसे रहते हैं जिनके चेहरे लोग पहले से नहीं जानते। ऐसे लोग पुलिस के प्रेस नोट में या उसकी वेबसाइट पर, उसके सोशल मीडिया पेज पर दिखाए जाते हैं। कई मामलों में जब जनता का आक्रोश अधिक रहता है, तब ऐसे आरोपियों के जुलूस भी निकाले जाते हैं। अभी किसी हिंदी प्रदेश का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें जन भावनाओं को शांत करने के लिए 2 आरोपियों के हाथों पर झूठा प्लास्टर लगाया गया था, पट्टियां बांधी गई थी। वे लंगड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन शहर से गुजरा हुआ ये जुलूस जब अदालत पहुंचा तो एक कोने में खड़े होकर वे प्लास्टर और पट्टियां सब उतार कर फेंक रहे थे और बिना लंगड़ाए चल रहे थे। जनधारणा को शांत करने के लिए ये नाटक पुलिस ने किया था। इसी तरह देश में मुठभेड़ों के लिए बदनाम कुछ एक सरकारें ऐसी हैं जो आरोपियों के पैरों में गोली मारती हैं और फिर वे लंगड़ाते हुए वीडियो पर दिखाए जाते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि पुलिस द्वारा आरोपियों की तस्वीरें, वीडियो और पहचान सार्वजनिक करना गलत है। हाईकोर्ट का कहना था कि सिर्फ आरोपी होने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाते। उनकी पहचान उजागर करना या उनके फोटो वीडियो जारी करना उनकी निजता के खिलाफ है और गरिमा से जीने के उनके नागरिक अधिकार के खिलाफ है। अदालत का कहना है कि पुलिस काम जांच करके अदालत के सामने सबूत रखना है, न कि मीडिया ट्रायल करवाना। पहले भी कुछ मौकों पर ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे और वहां ये कहा गया था कि गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और छत्तीसगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर हथकड़ी लगाए गए, रस्सी से बांधे हुए, घुटनों के बल बैठे हुए या सार्वजनिक परेड करवाए जाते आरोपियों के फोटो और वीडियो डाले जा रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि बाद में अगर कोई निर्दोष साबित हो जाए तो क्या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पुलिस लौटा सकेगी। अदालत ने साफ किया कि पुलिस सजा देने वाली संस्था नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा गया कि देश भर के लिए पुलिस के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं, तो अदालत ने कोई अंतिम व्यापक कानून नहीं बनाया। उसने कहा कि PUCL वाले मामले में पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया जा चुका है और सोशल मीडिया को भी उसी में शामिल किया जा सकता है। ये भी याद रखने की जरूरत है कि बीते दशकों में 1 से अधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ राय रखी है कि गिरफ्तार व्यक्ति भी मौलिक अधिकार रखते हैं और पुलिस उनकी गरिमा खत्म नहीं कर सकती। एक मामले में अदालत ने यह लिखा था कि गिरफ्तारी अपने आप में सजा नहीं बनाई जा सकती। एक तीसरे मामले में यह राज्य की जिम्मेदारी बताई गई थी कि आरोपी की गरिमा और मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। इससे परे भारतीय आपराधिक कानून का मूल सिद्धांत है, जब तक अदालत दोष सिद्ध न करे व्यक्ति निर्दोष माने जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आज देश में कई मामलों में 20-25 बरस बाद भी लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। इस बीच में किसी निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी या उन्हें बेकसूर करार दिया था और उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया
और लोग रिहा किए गए। आज ही के अखबार में उड़ीसा के एक व्यक्ति की खबर है जिसे 22 साल जेल में काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। इस फैसले के खिलाफ अपील करने में ये गरीब जब लेट हो गया तो हाईकोर्ट ने देरी माफ नहीं की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की है। एक दूसरे मामले में एनआईए कोर्ट ने 78 बरस के एक व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप से मुक्त किया है, जिस पर यह मामला 33 साल से चल रहा था। अब ऐसे बहुत सारे मामले हैं और भारत की न्याय व्यवस्था में पहली निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले आने तक कुछ दशक लग जाना एक मामूली बात है। अब भारत में 50% से अधिक मामलों में लोगों को सजा नहीं होती और वे छूट जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हत्या के मामलों में 35 से 40% को ही सजा हो पाती है और यूएपीए जैसे कड़े कानून में 2 से 6% तक लोगों को ही सजा होती है। यह सब कुछ निचली अदालतों के आंकड़े ही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए सजा के मामले घटते ही हैं। ऐसे में पहली गिरफ्तारी के तुरंत बाद लोगों को मुजरिम की तरह पेश करना उन आरोपियों के बुनियादी अधिकारों के एकदम खिलाफ जाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि इसे पीयूसीएल की पुलिस ब्रीफिंग मार्गदर्शिका बनाने के केस के साथ जोड़ दिया है। जब तक ऐसी कोई मार्गदर्शिका नहीं आती है तब तक भी राज्यों की पुलिस को चाहिए कि वे गरिमा के साथ जीवन के भारतीय संविधान के बुनियादी अधिकार का खुद होकर सम्मान करें और आरोपियों को लोगों के सामने पेश करना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अभी कोई सीधा आदेश नहीं दिया है तो इस याचिका को खारिज भी नहीं किया गया। राज्यों को चाहिए कि वे संविधान के बुनियादी तत्वों को समझें और उसके मुताबिक काम करें। तो ये था आज का संपादकीय। आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।